Recording in progress. पहले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बोले थे कि एक बार पूरा ऑडिट पढ़ लेना, फिर वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को उसके बाद पढ़ेगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सभी का ही वो क्या है, एक कंक्लूजन और जिस्ट है। तो उसी तरह का एक 7वां नंबर क्वेश्चन अभी जो पढ़ा उसी पे, क्या ऑडिटर थर्ड पर्सन के लिए लायबल है? बोला थर्ड पर्सन मतलब कौन? फर्स्ट पार्टी ऑडिटर, सेकेंड पार्टी कंपनी, थर्ड पार्टी बाकी सब। थर्ड पार्टी तुम एक इन्वेस्टर था, तू कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट देखा, भाई कंपनी बहुत बढ़िया, पैसा लगा दिया 10 करोड़, लेकिन सारा ऑडिट रिपोर्ट गलती था, कंपनी का पूरा का पूरा अकाउंट। और ऑब्वियसली बात है, तेरा पैसा लगा, कंपनी का हिसाब परफॉर्मेंस गलती, तो तेरा पैसा भी क्या हुआ, डुबाई। तो भाई उसकी ऑडिट रिपोर्ट के चक्कर में तो मेरा 10 करोड़ गया। हम तो उसी ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा किया था कि ना भाई ऑडिट हुआ, सब कुछ लिख के दिया, सब सही है, कंपनी बढ़िया है, लेकिन पता चला वही फ्रॉड करके बैठा है। तो नेचुरली ऑडिटर क्या होगा, लायबल तो होगा ना। अब रहा कि ऑब्वियसली ये बहुत झगड़ा वाला मैटर है, फिर तो हर एक छोटा छोटा चीज के लिए हम ऑडिटर को क्या करेंगे, दोषी ठहरा देंगे। तो यहाँ जेन्युइनली पता चले कि ना ऑडिटर भी क्या था, मेन कल्प्रिट। हाँ, छोटा मोटा लापरवाही गलती तो क्या है, हो ही सकता ऑडिटर से, तो छोटी मोटी है, लेकिन बहुत मेजर रहा तो उसी से रिलेटेड एक जनरल केस है कि एक ऑडिटर थर्ड पार्टी के लिए कहां तक लायबल होगा, कहां तक लायबल होगा। तो एक जनरल सेंस में क्या लिखा जा रहा है, a statutory auditor of a limited company is always liable to the body of what, shareholder, as there exists a direct contractual obligation on his part to protect the interest of the shareholder in the company। मतलब liable तो है। It is also settled in a case of what, Derry versus Peak in what, 1989, that in case of a fraud committed by the auditor, fraud committed by, fraud किया ही कौन, ऑडिटर ही कर दिया ना, with some mischievous objective, मतलब उसका ही गलत मंशा था, any affected person irrespective of any having any contractual relationship with the auditor can have recourse to the court of law for what, compensation। बोला भाई मेरा नुकसान का भरपाई करो। बट सो फार नेग्लिजेंस, एक फ्रॉड और एक दूसरा क्या हो गया, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर थोड़ा सा क्या था, लापरवाह था, concern until recently he was not held liable to third party who has suffered damage for any having relied upon his statement। 1960 के पहले क्या था, नेग्लिजेंस के लिए वो लाइबल नहीं होता था, लेकिन 1960 में केस हुआ किसके बीच, डेसेवरी वर्सेस ओल्डन हार्वर्ड एंड कंपनी एंड कैंडलर वर्सेस क्रेन। इन दोनों केस लॉ में बोला देख भाई ऑडिटर है, तेरे को जिम्मेदार रहना है, लापरवाह भी नहीं रहना है, तेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी यानी लापरवाही के कारण किसी बहुतों का करोड़ों का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। बोला इन सब केस में नेग्लिजेंस ऑफ ऑडिटर ए प्लेंटिफ विदाउट हैविंग प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑडिटर कैन मेक हिम लायबल फॉर व्हाट। और वही चीज ऑल्सो हेल्ड बाय मद्रास हाई कोर्ट इन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जीएम डांडेकर, एंड देयर वाज हाउएवर ए डिसेंटिंग व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द लॉर्ड कैंडलर वर्सेस क्रेन एंड क्रिसमस। लेकिन कुछ कुछ फैसले में अलग फैसला भी आ जाता है। Who said that an auditor has responsibility to society and any person in the society affected by the negligence of auditor should have recourse of the court of law, and this view was however overridden by the majority judgment. Lord Denning's viewpoint was ultimately held in leading case Hadley Barney versus Company and Heller and Partners. It was held that auditor is liable to any person who has been affected for his negligence, irrespective of any privities of the contract between him and, बार बार एक ही चीज को वो रिपीट कर रहे हैं। And then the Institute of CA of England and Wales has recognized the liability of the auditor to third party in case of a
पर्सुएंस इस केस में इंस्टीट्यूट भी माना कि थर्ड पार्टी के लिए आपको क्या करना होगा, लायबल होना होगा, लेकिन उसके लिए उसने कुछ गाइडलाइन लिखा कि यदि ये सारे गाइडलाइंस फुलफिल होते हैं तो वो थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा, लायबल हो जाएगा। पहला, थर्ड पार्टी मस्ट हैव सफर्ड द वॉर लॉस and the loss is resulted from the dependence on the ward, the report of accounts and financial statements certified by the ward. और लॉस हुआ क्यों? क्योंकि हम उसके रिपोर्ट के भरोसे ही क्या किया था, डिसीजन लिया था। The auditor knew and was expected to know that they would be relied upon the ward. ऑडिटर को पता था कि मेरे इस काम पे थर्ड पार्टी मेरा क्या करेगा, रिलाई करेगा, भरोसा करेगा। And fourth, the auditor did not express any reservation by way of a disclaimer that he would not accept any responsibility to the ward. ऑडिटर ऑडिट करने के बाद बोला देख भाई हम लायबल नहीं। बोला क्यों? बोला देखा नहीं था लास्ट में एक लाइन लिखा था हम कभी भी लायबल। तो होता नहीं कि लोग सब कुछ करने के बाद भी क्या लिख देते नीचे एक लाइन, भाई सब कुछ ठीक है लेकिन हमको इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराना। इसका मतलब जो पढ़ा भाई वो लिख दिया था, तू अपना खुद से फैसला ले, हमारे भरोसे तो तुम अपना फैसला मत ले। तो ऑडिटर लास्ट में वो लाइन लिख देगा। अब ऑडिटर जब वो लाइन लिखने गया तो कुछ लोग बोले फिर ऑडिट का किया तू जब तू जिम्मेदारी से भाग ही रहा है तो फिर इतना क्या ऑडिट किया क्या है? तो उसे उस लाइन को लिखने से रोका जाता। बोला इसका मतलब ये नहीं कि तू ये लिख के निकल जाएगा। तो वो जिम्मेदारी से उसे पकड़ने के लिए उसे लिखने नहीं दिया जाता बहुत जगह। So, so for the sum above discussion, it is evident that auditor is liable in the ward following party. कहानी फिर से वही चीज को क्या किया, रिपीट कर दिया। In all cases to the client with whom he has a contractual relationship, कभी कभी तो हम इन्वेस्टर के तौर पे उसको बोला कि भाई मेरे को रिपोर्ट दे कि पैसा लगाए आप, यहाँ तो मेरा उसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था। दूसरा, टू ऑल पर्सन फॉर हिज वॉर्ड फ्रॉडुलेंट रिपोर्ट, अब रिपोर्ट ही फ्रॉड बनाया है तब तो वो लायबल क्या है। एंड तीसरा, इन केस ऑफ ए नेग्लिजेंस, जो ऊपर का पार्ट पढ़ा सारा वो कौन कौन से केस में वो लायबल हो जाएगा। क्लियर है? कहानी वही है भाई, कोई भी काम आसान नहीं है। ये नहीं कि पास कर गया तो मजा ही मजा है, जीवन में मौज ही मौज है ना। आपके ऊपर जिम्मेदारियां क्या है, बहुत सारी है। फिर तो वही जनरल क्वेश्चन है 8। जनरल क्वेश्चन आपको पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या है देख लो। इंफॉर्मेशन एंड मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर बाय नो मीन्स एन इक्विवेलेंट टर्म। इंफॉर्मेशन सूचना, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन सूचने का जरिया, दोनों के दोनों बराबर नहीं है। दोनों के दोनों मतलब ऑडिटर हु गिव्स शेयर होल्डर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑडिटर उस इंफॉर्मेशन का जरिया है, वो अपने आप इंफॉर्मेशन नहीं है भाई। उसका रिपोर्ट बोला इंफॉर्मेशन का वो क्या है भाई, तुम फैसला ले रहा तो अपना रिस्क लेना है, सब मेरे ऊपर क्या डालेगा। यानी उसी ऊपर वाले क्वेश्चंस को एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में क्या किया जा रहा है। तो लंदन एंड जनरल बैंक 1895 1960 के पहले तक क्या था, ऑडिटर बच के क्या था, निकल जा रहा था। तो पहले ये चीज था कि भाई ऑडिटर को बार बार जिम्मेदार मत, तुम अपना फैसला तुम क्या कर, अपना खुद सोच समझ के ले। लेकिन बाद में जाके परिस्थितियां बदल गई और जजमेंट क्या हुआ, बदल गया कि ना नेग्लिजेंस में तो आप लायबल। तो बोला एक इंफॉर्मेशन यदि मैं हूं तो मैं तो लायबल हूं, मैं इंफॉर्मेशन का जरिया हूं, मैं खुद इंफॉर्मेशन नहीं हूं। तो क्वेश्चन वही है, इंफॉर्मेशन एंड व्हाट मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये दोनों बराबर टर्म्स नहीं है।
इंफॉर्मेशन गलत, मैं जिम्मेदार हूं, मैं इंफॉर्मेशन का जरिया हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो यदि ऑडिटर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तब तो वो जिम्मेदार नहीं है। आप अपने रिस्क पे फैसले लीजिए भाई। वही केस है, वही स्टोरी है। ओके, पढ़ना। ज्वाइंट ऑडिट कर चुके थे हम लोग, ऑडिट कमेटी तो पहले ही दिन पढ़ा था, विसिल ब्लोइंग ये सब। 11 नंबर क्वेश्चंस तो अभी देखा, 12 भी देख ही लिया। अब बात है एनुअल रिपोर्ट से। आज के लिए लग रहा ज्यादा होगी, बताया आगे। ये सब तो जनरल कहानी भी है, इसको पढ़ने का मतलब तो बहुत है। ब्रांच ऑडिट टेक्निकल मैटर है, स्पेशल ऑडिट डेप्रिसिएशन से मामला अलग होगा, तो ज्वाइंट ब्रांच स्पेशल। चलिए, ये ब्रांच स्पेशल ऑडिट तक खत्म किया जाए। अगला पार्ट में डेप्रिसिएशन डिविडेंड होगा, जो कि मेन पार्ट है कंपनी एक्ट को लेकर के। डेप्रिसिएशन डिविडेंड, अनक्लेम्ड, स्टेटस ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर स्टेटस क्या है। चलो, कुछ चीजें छोटा छोटा हिस्सा है डेप्रिसिएशन और डिविडेंड को छोड़ करके आप खुद ही देखोगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो रोज तुम्हें दिखाता हूं। एनुअल रिपोर्ट मतलब साल भर के बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर को, वो जो कंपनी के ऑफिस में जा नहीं सकता है, पूरे साल का एक रिपोर्ट उसको क्या करना होगा, देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है। और उसी रिपोर्ट के अंत में एक चीज क्या है, उसी रिपोर्ट के अंत में एक चीज है कि भाई उसे एजीएम का एक नोटिस क्या है मिलेगा कि आप आके अपना एजीएम क्या करिए, अटेंड कर लीजिए। और कुछ फैसले हैं जो आप ही को करने हैं, और उस दिन वो कुछ फैसले करके घर चला जाता है। बीच में जरूरत पड़ा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया जाएगा, नहीं तो अगले साल फिर एजीएम, फिर एजीएम। तो ये जो इतनी सारी कंपनियों का रखा हूं बेसिकली, ये सभी अपने आप में क्या है, एनुअल रिपोर्ट है। क्या है, एनुअल रिपोर्ट है। अब इसमें जो बहुत सारी कंपनी है उनका एनुअल रिपोर्ट की बात होती है। अब एनुअल रिपोर्ट में चल बार बार सभी कंपनियां देखा था, एक बार देख लेते हैं किसका, यूनिलीवर का। अब यूनिलीवर का एक प्रोडक्ट है जो तू हमेशा यूज करता है, बहुत सारा प्रोडक्ट यूनिलीवर का, लाइफ बॉय साबुन से लेके बहुत सारा प्रोडक्ट। तो एनुअल रिपोर्ट एकदम कलरफुल। तो कलरफुल ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, पर्पस लेड एंड फ्यूचर फिट। एक स्लोगन देख हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या दिया, पर्पस लेड, कोई उद्देश्य के हिसाब से कंपनी है, इसे ही नहीं चल रही है, धंधा खोल लो काम करते रहो। एंड फ्यूचर फिट तो स्लोगन था। हर एक कंपनियों का बहुत बढ़िया बढ़िया स्लोगन है भाई। टीसीएस का स्लोगन यदि देखिएगा तो टीसीएस का स्लोगन क्या है, इनोवेटिंग फॉर व्हाट, ग्रेट फ्यूचर्स। इसके बाद रिलायंस का देख, अंबानी जी क्या ज्ञान देते हैं। अब इनके हिसाब में देखेगा तो इनका ज्ञान क्या है, वी केयर, इनका लेक्चर है। इसके अलावा आईटीसी क्या ज्ञान देता है, यानी एक स्लोगन, एंड्यूरिंग वैल्यू, और क्या, नेशन फर्स्ट एंड सब साथ बढ़े। हम ही खाली नहीं बढ़ेगा, सबको साथ लेके क्या करना है, बढ़ना है। आईटीसी लिमिटेड।
फिर क्या था, इन्फोसिस, उसके स्लोगन में क्या है भाई, तो वो स्लोगन देता क्या है, नेविगेट योर वॉट नेक्स्ट। नेविगेशन मतलब क्या, ढूंढना ना, नेविगेशन का मतलब ढूंढना। तो बोलता है भाई हमको ढूंढने वाला काम किया। तो नेविगेटिंग योर नेक्स्ट, ये उनकी लाइन है। एंड फाइनली एचडीएफसी का एक तो है 21-22 का, लीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के तौर पे आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का बहुत करोड़ों क्या है जमा है भाई, ऐसे ही नहीं है। तो देख, एक कंपनियों का एक स्लोगन बोल के होता है, क्यों है क्या है, ऐसे ही ये बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बनी है, किसी को करोड़ों का सैलरी देती है। विप्रो 19-20 का है, इधर का तो चला ही नहीं। विप्रो क्या दे रहा है, एम्पावरिंग रेजिलियंस। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब एनुअल रिपोर्ट है। इन कंपनियों में यदि आप शेयर होल्डर हो तो आपको ये मेल के तौर पे पहले तो प्रिंटेड आता था। अब यूनिलीवर के इस पार्ट में ये फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ उसके कंटेंट है, और कंटेंट में देख क्या क्या लिखा है, आवर हिस्ट्री, पर्पस एंड वैल्यू एट ए ग्लांस, चेयरमैन स्टेटमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट की कमिटी कितनी है, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन के बाद आवर परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इवॉल्विंग कंज्यूमर ट्रेंड, आवर स्ट्रेटेजी, एक्चुअल कंपास कमिटमेंट, आवर बिजनेस मॉडल, रीइमेजिन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, 28 पेज से 60 32 पेज के करीब, एनुअल रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, यानी अब ये सेक्रेटरियल ऑडिटर का रिपोर्ट है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 120, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब अकाउंट्स की बात हुई 122 से, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी खुद का अकेले का, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड व्हाट नोट्स, 122 से 144 पेज। फिर कंसोलिडेटेड सब्सिडरी का सबका मिला के, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सारा का सारा फिर वही, एंड लास्ट में फॉर्म एओसी 1, अदर्स कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, लास्ट में नोटिस ऑफ एजीएम, एंड लास्ट में प्रोफाइल ऑफ डायरेक्टर्स। 316 पेज का एक पूरा का पूरा कंपनी के बारे में आपको बताने की क्या की गई, कोशिश की गई कि भाई इस कंपनी में देख लो, उसका एक तो ऐड दिया डालडा का, यानी उसका एक प्रोडक्ट, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान, प्रोडक्ट तो उसके बहुत सारे हैं, और एक पुराना कोई ऐड का उसने एक स्लोगन उठा के डाला, क्या, डालडा शक्ति पैदा करता है। जो भी है, बंदे ने ये ऐड देने की कोशिश की, उसने एक इतिहास लिखा, सनलाइट शॉप पुराने का, तो क्या लिखा है एक इतिहास, marking the beginning of the journey of become the Hindustan Union, consignment of Tate's mark what, sunlight landed in Kolkata harbor 130 years ago, 1888 में विदेश से एक सनलाइट बन के आया था कलकत्ता पोर्ट पे, 130 साल पहले कंपनी चालू की। फिर subsequently many more brands were launched and that became the household name, such as Lifebuoy in 1895, 1902 में पियर्स,
लक्स फ्लेक्स 1905, विम स्कोरिंग पाउडर 1913, and the growth tragedy was a strong upward trend and bucket of offering and was expanding. 1880 में कंपनी has doubled the years along the country. 1933 में कंपनी ने मुंबई में एक साबुन की फैक्ट्री बनाई. उसके पहले विदेश से ही बन के क्या होता था. And October 2017 in the same year, Lever Brothers India Limited was incorporated in what? India. यानी पुराना नाम था लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड. मल्टीनेशनल कंपनी है. इतने बड़े ब्रांड है, आईटीसी, ये सब क्या है, जैसे बाहर ओरिजिन फॉरेन है, तभी तो इनका प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा उधर चला जाता है. तभी तो बाबा रामदेव इस पे बहुत सारा चिल्लाते हैं कि भारतीय लो, आप जो इन सब का सामान ले तो ये सब क्या है, तो सब विदेशी कंपनी है. हिंदुस्तान यूनिलीवर, तुम्हारा आईटीसी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड क्लोनमैन, जितना जो हम लोग ये जो डेली यूज में सामान लेते हैं, डाबर छोड़ दो, डाबर अपना इंडिया के, ये सारे बड़े नाम फॉरेन के हैं, जिसके कारण इनको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी भी बोलते हैं. नेस्ले वो भी बाहर की. जितने आप बढ़िया प्रोडक्ट ले रहे हो, बिकॉज वो क्वालिटी प्रोडक्ट वही लोग बना रहे हैं, उन्हीं के पास सारा का सारा है. जो घटिया है अपने बाबा रामदेव पतंजलि लेना ही नहीं चाहता है. कोलगेट, ये सब क्या है, सब बाहर का है, सारा फॉरेन ओरिजिन है, और वही लोगों का ब्रांड अपने ज्यादातर यूज करते हैं. लीवर ब्रदर्स बना, एफएमसीजी कंपनी बनी, बीच में उसका नाम बदल के क्या हुआ, लीवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड. हिंदुस्तान वनस्पति, यूनाइटेड ट्रेडर्स, सबको मिला करके बना हिंदुस्तान लीवर. और 2000 में फिर उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर. और वहां से ये सारा सफर उसका क्या हुआ, चालू हुआ. 1960 बीच में टाटा एल्मर्स को उसने खरीदा, लैक्मे, किसान, क्वालिटी, ब्रुक बॉन्ड, सब 1984 में ला के मर्ज कर दिया. 1996 पॉन्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट. बीच में फिर उसने ग्लैक्सो को खरीद लिया, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन को. अब ये सारा मिला करके, और फिर 1960 में उन्हें रिसर्च सेंटर खोला नए नए प्रोडक्ट के बारे में, और तब जाके जन्म हुआ वॉट, हिंदुस्तान यूनिलीवर. जो भी ब्रांड आप देखते हो, रिन, डॉग्स, क्लोजअप, सर्फ एक्सेल, फेयर एंड लवली, हॉर्लिक्स, रेड लेबल, ये सारे के सारे प्रोडक्ट, स्केल ऑफ गुड, प्लास्टिक, नेचुरल, पावर्ड. अब ये सब इधर देख ले प्रोडक्ट के बारे में. स्किन केयर में क्या प्रोडक्ट है, हेयर केयर में क्या है, कलर कॉस्मेटिक क्या है, स्किन क्लीनिंग में क्या है, डिओड्रेंट क्या है, ओरल क्या है, इधर वाटर प्यूरिफायर, डिश वॉश, फैब्रिक केयर, surface and toilet cleaner, coffee, tea, health and drinks, food, and what, ice cream. ये सब उसके अपने प्रोडक्ट हैं. तो ब्रांड सब उसके अंदर है, बट उस कंपनी का नाम क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. अब उसके पास ये सारे के सारे ब्रांड है, यानी जो कुछ भी कंज्यूम करो समझ जाओ कि बहुत कुछ उसी से ले रहे हैं. अब ये उसका एनुअल रिपोर्ट है. अब एनुअल रिपोर्ट में इतना सारा है, तो यही चीज यहाँ लिखा था, देख लो, यही चीज इसमें क्या लिखा, एनुअल रिपोर्ट क्या है और उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए. तो कंटेंट क्या होना चाहिए, चेयरमैन का मैसेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए,
नोटिस ऑफ एजीएम होना चाहिए, और उस एजीएम में क्या क्या रिजोल्यूशन पास होना है वो सब होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, और क्या चाहिए, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस होना चाहिए, और क्या चाहिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो उसमें कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर्स कमेटी, जनरल बॉडी मीटिंग, डिस्क्लोजर, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जनरल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, ये सब एक के बाद एक चाहिए। फिर क्या चाहिए, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए, नोट्स टू स्टेटमेंट होना चाहिए, एडिशनल डिस्क्लोजर में क्या चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये सब चाहिए जो वहां दिखा रहे थे। वही चीज यहाँ पे मेंशन है कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज का जिक्र होना जरूरी। ये क्वेश्चन आ गया तो अब क्वेश्चन पूछा तो उसी तरह से जाएगा। सब तो आगे दिए हैं, पूछा क्या है, आराम से एनालिसिस करना कि क्या पूछ रहा है। अपने तो पूरा डिस्कस किया, पूछ क्या रहा है तुम लोग खुद भी एनालिसिस करना, तभी तो क्वेश्चन को साथ ही में रखा हूं। 80 मार्क्स में देख बढ़िया चीज है, लेकिन इतना जान ले कि है तो एक अच्छी चीज, क्योंकि जब ये चीज को ध्यान से पढ़ते हो तो तुम अपनी जिंदगी में कहीं इन्वेस्ट करोगे तो ऐसी ही चीजों को क्या कर पाओगे, देख भी तो कर पाओगे ना। एज एन ऑडिटर जब किसी कंपनी में बनोगे तो तुम्हारा, या कंपनी में तुम काम कर रहे हो तो कंपनी को तो अपने शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट देना है, तो तुमको पता होना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज का लिखना जरूरी है। तो एम्प्लॉय के तौर पे तो बहुत लोग ये भी काम कर रहे हैं। कंपनी का बिजनेस अलग तो कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। लॉ है, यदि टूटा तो फिर कंपनी लायबल हो जाएगी। तो बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग, सारा रूल्स सारा फॉलो, तभी तो ये सारा 300-300 पेज का ये सब क्या है, यही तो अलग कहानी है ना ये सब। अपने आप में समझ जाओ कि इसको बनाने में भी तो 10-20 लोग लगे होंगे। काम अपने छोड़ दो, सिर्फ इसी को बनाने में, क्योंकि कंपनी अपने आप को दुनिया को प्रेजेंट कर रही है तो प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में तुम किसी कंपनी के बारे में जानोगे तो पहले तो यही उठाओगे, यही तो उसका ऑफिशियल सोर्स है कि भाई कंपनी अपने बारे में क्या बोल रही है, और तभी उसके कंटेंट में वो सारा चीज वहां पे है। लॉ के साथ साथ लॉ अपनी जगह रहा, लॉ के साथ साथ उसे वो भी बताना पड़ रहा है ना भाई, क्या क्या चीज हम अपने आप को लिख के दिए हैं, ये सारा चीज वो लिख करके आपको दे रही है। हाँ, तुम इसमें से एक टुकड़े से कहीं कहीं संबंध रख जाते हो, और यही सब उस कॉमर्स की स्टडी का एडवांस पार्ट भी रहा। उस प्रोफेशनल स्टडी में सीए में करना क्या, यही तो है। ऑडिट कर रहे हो अपनी जगह, आप एक कंपनी में अपॉइंटेड हो भाई की फाइनेंशियल रिलेटेड चीज तो देखेगा। बहुत ऐसे लोग, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर बोर्ड है वो तो अपना बोल के चले गए, बट बहुत लोग उसको बैठ करके सजा रहे हैं, और या सजा करके उनको दे रहे हैं कि सर हम लोग ऐसे देना चाहते हैं। एंड इसलिए एक छोटा सा डिस्कशन था, लेकिन साथ ही साथ ये रिपोर्ट भी दे दूंगा, कभी ध्यान से एक को तो बढ़िया से पढ़ना। वो जो ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्टिंग है वो यहाँ याद करोगे, उससे बढ़िया एक बार पढ़ के देखो ना वो लोग क्या लिख के दिया है रिपोर्ट में। आप पढ़ रहे हो ऑडिटर्स ड्यूटी, ड्यूटी में था ना कि ये चीज का मेंशन होना जरूरी, फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, या फिर वही कहानी जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर में कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीज का जिक्र होना जरूरी। तो इससे बेहतर है एक को बहुत ध्यान से एक बार के लिए पूरा क्या करो, पढ़ लो भाई, अपने आप बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। बाकी जो छोटा छोटा टेक्निकल मैटर है, जैसे ब्रांच ऑडिट है ऊपर पढ़ा, अब ब्रांच का ऑडिट है तो एक ऑडिटर के लिए तो 10,000 ब्रांच का ऑडिट करना संभव, ऑब्वियसली 2-4 अलग अलग ऑडिटर से अपॉइंट करवाया गया। तो क्या लिखा ब्रांच ऑडिट में कि द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इज नोन एज व्हाट,
branch audit, and section 130-43(8) governs the hoga the audit of a branch office. Provisions of the sections are as follows: appointment, eligible for appointment in case of a local branches, the company auditor as appointed under section what? तो 139 में ऊपर ही देखा था. And a person qualified for the appointment auditor under section 141. तो एक तो कौन अपॉइंट करेगा वो, और उसकी क्वालिफिकेशंस को लेके जो बातें थी. लेकिन यदि फॉरेन ब्रांच है तो apart from the company auditor and accountant and other persons duly qualified to act. अब हर एक कंट्री का तो अपना अपना लॉ है भाई. वहां का तुम कौन ऑडिटर हो सकता, वहां की कंट्री के हिसाब से लॉज ऑफ अवॉर्ड. फॉरेन कंट्री उस देश के हिसाब से करना होगा भाई. एन अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अदर देन द वॉर्ड ब्रांच ऑडिटर. कंपनी ऑडिटर यदि नहीं है ब्रांच ऑडिटर तो क्या ध्यान रखना है? The branch auditor, not being the company auditor, will be appointed in the same way as the company appointed under section board. And duty of the power of auditor in connection with the board, branch audit. अब यदि branch auditor है तो तुम्हारे अंदर पावर क्या है भाई? Rule 12 of the Company Act has stipulated the following provisions. The duty and powers of company auditor with reference to the audit of branch and the branch auditor, if appointed separately, will be same as applicable to the company auditor under section 143(1) to what? 143(4). ऊपर में पढ़ा था ड्यूटी, वही सारा यहाँ फिर से बोला भाई आपको भी वही पावर है, ब्रांच से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड देखना, वो सब जो ऊपर देखा. The branch auditor, if appointed separately, shall submit his report to the board. अब जब ब्रांच ऑडिटर हो तो कंपनी के मेन ऑडिटर को तुमको वो रिपोर्ट क्या करना है? देना भी है, तभी तो वो अपना पूरी कंपनी का रिपोर्ट बना पाएगा. And as per provision 143(8), the company auditor shall deal with the report to the branch auditor in his own report in such manner as he considered what. अब हेड ऑफिस वाला जब अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट को कैसे कंसीडर करना, उसे जो बेहतर लगे. And the branch auditor shall also responsible for reporting of the fraud to whom? Central government. फ्रॉड वाला कहानी उस पर भी लागू हो गया. So this is the concept of the what? Branch audit. स्पेशल ऑडिट मतलब कंपनी एक्ट का ये सब जो ऑडिट था इसके बाहर भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये जो ऑडिटर स्टैट्यूटरी था इसके रिपोर्ट पे मेरे इसके अलावा भी मुझे और कुछ हमको चाहिए, तो वो कभी कभी एक स्पेशल ऑडिट का भी इन्फॉर्म क्या करता है, फिर से इंक्वायरी कर देता है कि जाओ स्पेशल ऑडिट करवा के लेके आओ. तो एन ऑडिट अदर देन एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट के अलावा कोई भी ऑडिट यदि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में करते हो, कभी किसी कंपनी के अगेंस्ट में फ्रॉड चोरी या सब चीज पता चलता है तो सरकार ऑर्डर कर देती है कि भाई फिर से इसको क्या करो, फिर से ऑडिट करो. तो उस तरह के ऑडिट को क्या बोलोगे? तो जब कभी लगे कि कंपनी सही तरीके से चल नहीं रही है, उल्टा सीधा चल रहा है और एनुअल ऑडिट में ये सब चीज का रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो तुम्हें स्पेशल ऑडिट का क्या करेगी? प्रोविजन दे देगी. क्लियर है? फिर इसके बाद सबसे लास्ट वाला में एक टुकड़ा था छोटा सा, सबको बाद में ही बात करूंगा. स्टेटस ऑफ ऑडिटर के ऑडिटर कौन है, जैसे प्रोमोटर कौन है उसी तरह क्या रहा ऑडिटर कौन है. क्या वो कंपनी का नौकर है, क्या वो कंपनी का ऑफिसर है, क्या कंपनी का क्या है एजेंट है शेयर होल्डर का? ये सब मिलाकर के जनरल कंक्लूजन वाला क्या है क्वेश्चन है. कुछ लोग कहते हैं कि एजेंट है, कुछ कह रहे हैं ऑफिसर है, कुछ कह रहे हैं कुछ है. तो एक जनरल कंक्लूसिव क्वेश्चंस की तरह, जैसे कि एक प्रोमोटर क्या था फिड्यूशियरी रिलेशंस की तरह, एक विश्वासी रिश्ता की तरह. तो एजेंट के ऑडिटर के बारे में भी कि यह है कौन, क्या शेयर होल्डर के एजेंट के तौर पे आके काम कर रहा है, तो फिर ले दे के नहीं, उसको तो स्पेशल पावर ही मिला है. यदि एजेंट शेयर होल्डर का होता तो शेयर होल्डर बोलता बैठ तो बैठ गया,
जब आप एजेंट हो तो जो मैं बोलूंगा वो तुमको क्या करना होगा, ऐसा तो है नहीं, तो ये भी सही नहीं है। ऑफिसर, ऑफिसर होने से तो आप एम्प्लॉय हो ही गए भाई, ऑर्डर दोगे कंपनी को, आपके हिसाब से तो कंपनी चलेगी नहीं। आपको 10 एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के आपको रिपोर्ट करने को क्या किया गया, बोला गया है। नौकर भी नहीं हो, एम्प्लॉय भी नहीं हो आप। क्लियर है? तो बच जाता है इसमें दो टॉपिक अब जो ऑडिट के सिलसिले में बहुत बार पूछा जाता है, डेप्रिसिएशन एंड डिविडेंड रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कंपनी ऑडिट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बातें बस तुम्हें भी मान लो, ऑडिट के सबसे शुरू में मैं एक बात कहता हूं कि लाइन टू लाइन का कहानी मतलब क्या है। मेरा बस पढ़ाते वक्त यही मकसद है कि है क्या ये चीज, बाकी आप पढ़ जाओ। ये नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा लाइन टू लाइन या याद करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। एक शुरुआती तौर पे एज ए स्टूडेंट तुमको इसका आइडिया नहीं है तो तुम समझ नहीं पाते हो कि ये क्या लिख रहा है भाई, बोल क्या रहा है, ये सब चीज है क्या। थ्योरी पेपर के बारे में मेरी एक ही धारणा है, एज ए स्टूडेंट आपको पता नहीं है, मेरा काम है ये बता देना कि भाई ये चीज क्या है, बाकी तुम क्या है पढ़ जाओ, बाकी तुम पढ़ जाओ। तो ले दे के जो चीज सीख रहा है साधारण, वो ऑडिट रिपोर्ट भी उसी तरह दे दूंगा, एक को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसके बाद यदि बोलोगे तो वही ऑडिट रिपोर्ट वाला पार्ट है, बाकी तो छोटा सा हिस्सा है। अब रहा याद करने का, तो तुम भी सोचो याद करने का कहानी नहीं, बहुतों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, मालूम ही नहीं होता कि ये है क्या चीज, याद का खाक करेंगे, पहले पता तो हो ना। अब खाली लोगों को सोचता है कि नहीं हम याद कर लेंगे, अबे याद करने के पहले मालूम तो होना चाहिए कि ये होता क्या है। याद तो कर ही नहीं पाएगा, पढ़ेगा तो सब लगेगा बाउंसर जा रहा है, एज ए जनरल पढ़ेगा तो सब लगेगा यही भाई बोल क्या है, कुछ नहीं, बस कोई तुम्हें ये गाइड कर दे कि ये है क्या चीज, ये क्या चीज है, फिर तुम अपने रिलेटेड चीजों को पढ़ जाओ। अब उसके बाद तुम्हारे याद करने की, रिटेंशन करने की क्षमता है, लेकिन एटलीस्ट पता होता है तो चलो थोड़ा बहुत खुद से भी क्या है, यदि तुम्हें उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, कंपनी लॉ, अकाउंट, तो बहुत सारा चीज तो खुद भी सोच सोच के बढ़िया क्या है कर ही सकते हो, लिखने की यदि आपकी एबिलिटी थोड़ी बढ़िया है तो। चलिए, यही कहानी है इस सब्जेक्ट के बारे में ये। हाँ, क्योंकि आपको वो पढ़ना नहीं है बेसिकली, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो सब चीज आ जाता तो वो सब थोड़ा सा याद करने वाला कहानी हो जाता, लॉ की तरह, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह। चलो, और 4-5 क्लास लगेगा, चाहूंगा कि दीपावली के पहले खत्म हो जाए, क्योंकि है तो इसके पहले कितना क्लास, 3 से 4, होपफुली खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर ये सारा टाइम अकाउंट्स की कैटेगरी में ही क्या होगा, चला जाएगा। जहां तक आशा है कि दीपावली अक्टूबर तक को और वो सारा खत्म हुआ तो पूरा का पूरा टाइम, उस समय तक जीएसटी भी खत्म, फिर 2 महीने 1.5 महीना उस अकाउंट्स के लिए बहुत है, यदि सप्ताह में 6 दिन चला तो।